विद्यालय के विविध विभागों के छात्र और छात्राओं, मुझे बहुत खुशी है कि हिंदी की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती पर यह आयोजन पीताम्बर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और वह भी दूनी खुशी इस बात की है कि उनकी जन्म शती पर यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आपको बताते हुए बहुत खुशी है और सगर्व इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जन्म शती पर जो कुछ चुने हुए विश्वविद्यालय, बहुत गिनती के हैं, तो जो कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में यह आयोजन हुआ है कृष्णा सोबती के निमित्त, अपने समय की विलक्षण लेखिका के निमित्त, उनकी शताब्दी के निमित्त, उसमें एक पीताम्बर नीलांबर विश्वविद्यालय भी है। इस नाते आपको गर्व हो, और यह गर्व इस कारण से भी होना चाहिए कि आप कृष्णा सोबती की रचनाओं के माध्यम से न केवल अपने समय और समाज की सांस्कृतिक चिंताओं से परिचित हो रहे हैं, बल्कि उनके माध्यम से 5000 साल की जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था भारतीय समाज में व्याप्त थी, उससे भी आपका परिचय हो रहा है। डॉक्टर दीपक ने कई बातें बड़ी मूल्यवान रखी और वह आपको जानने लायक है कि इस विश्वविद्यालय में इतनी छात्राएं यहाँ पर पढ़ रही हैं। आज 2025 के 20 फरवरी को, तो यह मत समझिए कि यूं ही आपको पढ़ाई लिखाई का अवसर मिल गया, विकल्प मिल गया, नहीं। बहुत लंबा मैं पीछे नहीं जाऊंगा तो 30 साल पहले यमय की कक्षाओं में जहाँ 50 छात्र विद्यार्थी होते थे, लड़कियों की संख्या 1 या 2 हुआ करती थी। तो कहने का आशय यह है कि ये जो लेखिकाएं रहीं, जिन्होंने आज़ादी के बाद उन्होंने साहित्य के माध्यम से स्त्री मुक्ति के स्वरों को बुलंद करने की कोशिश की, वह बहुत बड़ी पहचान, अमिट पहचान हमारे समाज पर छोड़ गया है, जिसकी फलश्रुति आप सब है, जिसकी परिणति आप सब है। यहाँ इस सभागार में मैं देख रहा हूँ 200 छात्राएं बैठी हुई हैं, कम से कम 200 छात्राएं बैठी हुई हैं। इससे बड़ा गर्व और इससे बड़ी श्रद्धांजलि आपकी उपस्थिति के बीच किसी महान लेखिका को, जिसने सारी जिंदगी स्त्री मुक्ति के स्वर को बुलंद किया, इससे बड़ी न कृतज्ञता हो सकती है, न इससे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है। इस नाते आपको अपने होने पर गर्व होना चाहिए और गौरव भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है, जिसे आपको समझनी है। अब देखिए, सर्जक की आंख और हाथ में कलम, अगर दो बात हो तो इससे बेहतरीन मानव जीवन हो नहीं सकता। यानी सर्जक की आंख हो, जो देखती हो, जो पूरे संसार को अपनी आंख से देखती हो और संसार के परे जाके देखती हो, जो होने वाला है 50 साल बाद, उसको देख सकती हो। और हाथ में कलम हो, तो इससे ताकतवर व्यक्ति इस धरती पर दूसरा हो नहीं सकता। कृष्णा सोबती भाग्यशाली थी कि आज़ादी के तुरंत बाद उनके हाथ में कलम भी आई, यानी आज़ादी के साथ उनके हाथ में कलम भी थी और सर्जक की आंख भी थी। और उस सर्जक की ऐसी आंख जो अपने अनुभूति पक्ष से जुड़ करके परंपरा की पहचान भी कर रही थी और आगे आने वाले शताब्दी में क्या संभावित मनुष्य के या स्त्री मुक्ति के प्रश्न होंगे, उनको संबोधित भी कर रही थी। उसे मालूम था कि आप जैसे बच्चियां तब तक घर से निकल करके विद्यालय के मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगी जब तक उन प्रश्नों को वह समाधान
नहीं देंगी या उनके बारे में वे नहीं सोचेंगे। तो उनका होना, क्योंकि यह आप सब यहाँ पर हिंदी और समाज विज्ञान और तमाम अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह बता रहे थे कि आप में यहाँ पर उपस्थित छात्राओं में हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं, कई विषयों के विविध विषयों के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। इस नाते इस बात को जानना जरूरी है कि ये जो स्वाधीन विवेक, केवल स्वाधीनता की बात ही महत्वपूर्ण नहीं होती कि हम आज़ाद हो गए, स्वाधीनता का बोध भी हमारे बीच होना चाहिए। और ये स्वाधीनता का बोध कराने वाला अपने समय का हमेशा बौद्धिक चिंतक ही होता है। जो इस स्वाधीनता का बोध, वही बौद्ध चिंतक होता है। बाकी सामान्य जन तो उसकी बातें करते हैं, लेकिन जो दूर तक देखने की सामर्थ्य रखता है वह बौद्धिक चिंतन होता है, सर्जक होता है, साहित्यकार होता है, लेखक होता है। और कृष्णा सोबती उस परंपरा में थी जिन पर कि आप सब आज बात कर रहे हैं। और यह भी जो मैं कह रहा हूँ कि सर्जक की आंख के दायरे में और बात परे देखती हैं, अपने समय की परे और पार देखती हैं। उसके पीछे आप देखिए कि सवाल स्त्री मुक्त के प्रश्न का नहीं है, वो शुरू ही करती हैं मुक्त स्त्री से। इसलिए कृष्णा सोबती को समझने के लिए स्त्री मुक्त से ज्यादा मुक्त स्त्री के उपस्थिति को समझना होगा और उनके उपन्यासों और कहानियों में स्त्री मुक्त के प्रश्नों का समाधान मुक्त स्त्री के चरित्रों को खड़ा हो करके देखने को मिलता है। ये बड़ी बात है। यानी उन्होंने स्त्री मुक्त की चिंताएं तो की, लेकिन जो चरित्र खड़ा किया उन्होंने मुक्त स्त्री का चरित्र खड़ा किया। और इसी नाते उनकी स्त्रियां, उनके भीतर जो 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 चरित्र आए वो बहुत ही डिपार्चर लेते हैं। वो अपने समय से बहुत आगे हैं। वो चाहे डाल से बिछड़ी की पासो हो, चाहे मित्रों मरजानी के मित्रों हो, या सूरजमुखी अंधेरे की रत्ती हो, या फिर आए लड़की की अम्मू और लड़की के बीच, माँ बेटी के बीच संवाद हो, ये सारी जो स्त्री पात्र हैं। और इसीलिए कृष्णा सोबती अपने समय की इतनी महान लेखिका हैं, उन्होंने ये किसी भी उपन्यास में डॉक्टर साहब अपने को रिपीट नहीं किया है। और हर उपन्यास जब उनका आया है तो मुक्त स्त्री के चरित्रों के निर्माण को लेकर के समाज को असहज भी किया है। डॉक्टर दीपक जो कुछ बातें कर रहे थे वो असहज, वो वर्तमान समाज को, यानी अपने तत्कालीन समाज को असहज करती हैं। और बड़ा लेखक वही होता है जो ठहरे तालाब में कंकड़ फेंकता है ताकि वहां पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जब तक लेखन के माध्यम से अपने समय और समाज में हलचल उत्पन्न नहीं होगी, तब तक उस लेखन का कोई सार्थकता नहीं है। इसीलिए कृष्णा सोबती अपने समग्र लेखन में सत्य के साथ खड़ी होती हैं। जो सत्य वो देख रही हैं, सत्य के साथ सशक्त रूप से खड़ी होने वाली रचनाकार हैं। और वो ये कहती हैं, वो ये कहती हैं कि वह लेखक सामियाने में बाजा बजाने वाला एक व्यक्ति ही हो उससे अधिक उसकी हैसियत नहीं हो सकती जिसके पास सत्य की समझ नहीं है। यानी अगर किसी लेखक के पास अपने युग सत्य की समझ नहीं है तो सामियाना ढोने वाला या सामियाना में रहने वाला एक बिल्कुल बेजान व्यक्ति से अधिक उसकी हैसियत हो नहीं सकती। तो जो क्षमता होती है, किसी रचनाकार की क्षमता होती है, वह जो है ठहरे हुए पानी में हिलकोर पैदा करने की होती है, हलचल पैदा करने की होती है कृष्णा सोबती। क्योंकि यह बात आप न भूलें कि जिस समय कृष्णा सोबती लिख रही थी उस समय महिला लेखन में बहुत कम आवाजें थी। उनके पहले महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान गिनती की, जबकि हिंदी साहित्य में पुरुष लेखन भरा पड़ा है। पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल उठा के देख लीजिए, लेकिन पूरे छायावाद और उसके पहले देखिए तो गिनती की चुनी महिलाएं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा जब श्रृंखला कन्या लिख रही थी
तो उन्होंने तो महादेवी वर्मा ने अपने समय और समाज को समझते हुए पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। तो महादेवी के समाज में क्या स्थितियाँ थी कि बहुत रेडिकल डिपार्चर संभव नहीं था। याद रखो आप कि कृष्णा सोबती ने वहीं पर अपने को अलग कर लिया, कहा कि सौहार्दपूर्ण स्थितियों से बात बननी नहीं है, इसलिए मित्रों जैसे, पासों जैसे, रक्ति जैसे उन्होंने चरित्र खड़ा कर दिए और उन चरित्रों के माध्यम से अपने समय को समझने की कोशिश की। और इसी नाते देखो कि उन्होंने अब जब वह लिख रही थी, जब अपने समय समाज में लिख रही थी, तो आप ये देखिए कि किस दायित्व का निर्वाह कर रही थी वो। कृष्णा सोबती केवल और केवल लेखिका, कथाकार ही नहीं थी। वे केवल कथाकार नहीं थी, याद रखो। वे अपने समय की महत्वपूर्ण चिंतक और बौद्धिक भी थी, जिन्होंने लेखन के साथ साथ बहुत सख्त आलोचना की है। और यह बातें आप समझिए कि हिंदी कथा लेखन में ज्यादातर कथाकार आलोचना की बौद्धिक सजगता से दूर रहते हैं। यानी ज्यादातर कथाकार आलोचना की बौद्धिक जो सामर्थ्य होती है, बौद्धिक उपस्थिति होती है आलोचना की, उससे अपने को दूर रखते हैं, उससे बचते हैं। वो उपन्यास लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन आलोचनात्मक विवेक के साथ अपनी बातों को खुल के रखें, जो असहज भी करती हो। ऐसी स्थिति कथाकारों के, कवियों के पास तो है। कवि तो कविता लिखने के साथ साथ आलोचना को शुरू से संभाले हुए, लेकिन कथा साहित्य में ऐसे विरल लेखक और लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपने कथा संसार के साथ साथ आलोचनात्मक संसार को भी रचनात्मक बनाया है। उसमें कृष्णा सोबती एक महत्वपूर्ण नाम है। और उनके समकालीनों में खुद जो भी लिख रही थी, चाहे वो मन्नू भंडारी हो और चाहे अन्य लेखिकाएं हो, उनमें वे बौद्धिक आलोचनात्मक उपस्थिति दिखाई नहीं देती। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक लेखिका के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, सोचते हैं, तो अब हम हसमत देखिए शब्दों के आलोक पे उनकी जो, अब हम हसमत में है तो किताबों संस्मरणों की, लेकिन उन संस्मरणों के अंतर्गत उनका आलोचनात्मक विवेक सतत जागृत रहता है। जैसे कहाँ से रचना का संसार खोजती हैं, निर्मल वर्मा पर लिखती हैं, अशोक वाजपेयी पर लिखती हैं, मुक्तिबोध पर लिखती हैं, नामवर सिंह पर लिखती हैं, श्रीकांत वर्मा पर लिखती हैं। अब जरा सा यह देखो कि निर्मल वर्मा उनके बहुत निकट रहे, लेकिन निर्मल वर्मा के बारे में लिखते हुए वो साफ लिखती हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कथाकार, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अपने आसपास की जमीन को भी जरा देख लिया करते, जो लोक समाज है जरा उसे भी देख लेते तो निर्मल और निर्मल हो जाते। ये निर्मल वर्मा पर इतनी सख्त टिप्पणी है सारी तारीफ के बावजूद, कि निर्मल वर्मा थोड़ी आभिजात्य परंपरा के थे। उनको लोक संस्कृति, लोक समाज से, यानी जनता से कोई बहुत उनको लगाव नहीं था। वो व्यक्ति मन के रचनाकार थे। तो जो उनके जो व्यक्ति मन की स्थितियां हैं, उस व्यक्ति मन की स्थितियों को किस तरह से उन्होंने उनके जनपक्षधरता के अभाव को देखा। उन्होंने कृष्णा सोबती ने इतिहास और साहित्य में बहुत मूल्यवान अंतर किया है। ये भी जानिए कि इतिहास से की तुलना में साहित्य कैसे बहुत आगे चला जाता है, और साहित्य इस नाते आगे चला जाता, कहते हैं कि इतिहास समय के घोड़े पर सवार है जो चलता रहता है, लेकिन जो लेखक होता है, जो साहित्य होता है, वो घोड़े से उतर करके अगल बगल की जमीन, अगल बगल के गांव मोहल्ले को भी देखता चलता है, उनको भी समझता और स्पर्श करता हुआ चलता है। तो ये सब जो स्थितियाँ रही, ये सब जो उनकी उपस्थिति थी, वह बहुत मूल्यवान है और बहुत आपको कथा
उनकी कथा सजना के साथ साथ उनकी जो आलोचनात्मक गद्य हैं उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये समझ लीजिए कि आज के दिन ये जो विश्वविद्यालय है, ये जो संस्थाएं हैं, इनकी यही भूमिका है कि अपनी परंपरा में, अपनी विरासत में मौजूद साहित्य के जो निर्णायक व्यक्तित्व हैं, साहित्य की जो निर्णायक उपस्थिति है, उसकी पहचान करें, उसको रेखांकित करें और नई पीढ़ी के लिए उन्हें प्रस्तुत करें, उनके सूत्र को प्रस्तुत करें, ताकि नई पीढ़ी, जैसे शब्दों के आलोक में रचनात्मक विस्तार होता है, वैसे नई पीढ़ी अपने रचनाकारों के रचनात्मक आलोक में अपना विस्तार करें। क्योंकि जब आप महत्वपूर्ण रचनाकारों को पढ़ते हैं तो आपके भीतर स्वतः ही कुछ न कुछ लिखने की प्रेरणा जागृत होती है। अब यहाँ पर बैठे हुए हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और तमाम अंग्रेजी के छात्र हैं। यफा लेविस थे, पश्चिम के बहुत बड़े आलोचक थे और वे द ग्रेट ट्रेडिशन के माध्यम से उनकी बड़ी ख्याति रही। वे विश्वविद्यालयों की, संस्थाओं की निर्णायक भूमिका की बात करते हैं और वो इस बात को बार बार कहते हैं कि पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग और भाषा और विश्वविद्यालय संरचना, तीन तत्वों की बात करते हैं कि इनकी कितनी निर्णायक, कहते हैं कि सामाजिक चेतना के निर्माण में, सांस्कृतिक और साहित्यिक बोध के निर्माण में इनकी बड़ी निर्णायक भूमिका हुआ करती है। और निर्णायक भूमिका में उन्होंने विश्वविद्यालयों के हस्तक्षेप के, उनकी संस्थाओं की बड़ी सकारात्मक भूमिका के को रेखांकित भी किया है। तो आज के दिन आप देखिए कि वे विश्वविद्यालय या वे जो संस्थाएं हैं, क्या अपने दायित्व का निर्वहन कर पा रही है? क्या उस भाषा को, उस लोक भाषा को, जो मौलिक भाषा होती है, उसे स्वर दे पा रही है? कृष्णा सोबती की चिंता में यह भी बातें थी। और आज के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय में वह 2-4 विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने उस एफ.आर. लेविस के स्वप्नों को साकार करते हुए एक निर्णायक हस्तक्षेप किया है और उसने साहित्यिक परिसर का, बौद्धिक परिसर का अपनी सीमाओं में निर्माण करने की, बौद्धिक निर्माण करने की कोशिश की है। और यहीं से भाषा का सवाल होता है। जिंदगी नामा जो उनका उपन्यास है, बहुत ही कठिन उपन्यास है और जिस पर कि एक लंबा मुकदमा भी चला, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको कॉपीराइट को लेकर, कॉपीराइट का मुकदमा भी जिंदगी नामा को लेकर उन्होंने दायर किया था और ये लंबा मुकदमा चला, क्योंकि हरदत्त का जिंदगी नामा बनाम जिंदगी नामा बाद में कोर्ट से हार भी गई। बहुत लोगों ने समझाया उनको, लेकिन अपनी तेजस्विता की धार को कृष्णा सोबती ने कभी कमजोर होने नहीं दिया। लेखन के साथ सामाजिक हस्तक्षेप का एक निर्णायक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2016 में वे जीवित थी, 19 उनका निधन हुआ। जब उर्दू में प्रकाशित पत्रिकाओं के बारे में भारत सरकार ने एक कह सकते हैं कि एक निर्णय लिया और एक नोटिस भेजा कि उर्दू में प्रकाशित जो पत्रिकाएं हैं, ये ऐसा कोई ड्राफ्ट प्रकाशित करने पहले जो भारत सरकार की आलोचना जिसमें शामिल हो, वो नहीं करेंगी और उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि किसी पत्रिका में सरकार की कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। तो जानती हो, सबसे पहले कृष्णा सोबती ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। ये कृष्णा सोबती थे। नुकसान फायदा नहीं सोचा उन्होंने, उनका ये गलत है। लेख की ये गरिमा, लेख की ये स्वाधीनता के खिलाफ है, ये मैं इसका विरोध करती हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार के राष्ट्रपति को पत्र भेजा और कहा कि इस पर बहुत ही सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए।
जैसे आप अभी तो यमुना बचाने का संघर्ष आप कर रहे हैं, वो तो नर्मदा बचाने का संघर्ष तो बहुत दिन से चल रहा था, उसमें ये इनका निर्णायक हस्तक्षेप था। तो कहने का आशय ये है कि आप यह देखिए कि जब वह लिख रही थी आज़ादी, क्योंकि सिक्का बदल गया। अब देखो कि उस परिस्थितियों को देखो कि उनके लेखन के आधार क्या रहे। उनके लेखन के दो महत्वपूर्ण आधार रहे, बल्कि कहो 3 महत्वपूर्ण आधार रहे। एक तो विभाजन, दूसरे स्त्री मुक्ति, और तीसरा परिवार और प्रेम। यानी ये देखो कि विभाजन की त्रासदी, स्त्री मुक्ति की चिंताएं, परिवार के भीतर प्रेम, ये जो महत्वपूर्ण जो 3 बिंदु थे, उन्होंने तीनों स्थितियों में अपनी कलम चलाई है। विभाजन की त्रासदी पर सिक्का बदल गया, जैसा चर्चित कहानी, जैसी श्रेष्ठ कहानी उन्होंने लिखी, जिसमें उस समय के विभाजन की मानवीय त्रासदी का वो बहुत ही सख्ती से उन्होंने रेखांकित किया। आप देखिए उनके समय में क्या था कि परिवार की जो संरचनाएं थी बदल रही थी। स्त्री पितृसत्ता के दायरे में पूरी गुलामी को झेल रही थी, ज्ञान के प्रमुख मूल स्रोतों तक उसकी पहुंच नहीं थी। इस कारण से आर्थिक आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो एक सशक्त स्त्री ये सोचती है, वो ये नहीं कह सकती थी स्त्री को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नहीं, एक सशक्त स्त्री के पक्ष में वे खड़ी होती हैं, और उस पर बहुत सारी बातें दीपक कह चुके हैं कि वो जो है रत्ती और मित्रों जैसे पासों जैसे को खड़ा कर चुकी हैं। और ये देखो कि जब उनकी कहानी आए लड़की प्रकाशित होती है, संभवतः 1981 के आसपास प्रकाशित होती है, वर्तमान साहित्य का महाविशेषण, जिस पर आगे चल करके रविंद्र कालिया से उनका बहुत विवाद हुआ। उस विवाद में डिबेट में नहीं जाऊँगा, उससे संबंध भी बहुत गहरे संबंध रविंद्र कालिया जी से थे। बाद में उसी को लेकर के और वो थोड़े संबंध के खराब हुए, और क्योंकि बहुत ही कई बार बहुत एग्रेसिव थे अपने स्वभाव में, बहुत एग्रेसिव। तो अब आए लड़की कहानी के बारे में देखो कि वह जो पीढ़ियों का अंतराल चल रहा था कि घर में बुजुर्ग बूढ़े और बूढ़ी माँ और बेटी के बीच संवाद, तुम्हारे घर में तुम संवाद कर सकते हो, कैसे सीखना है तुम्हें, जो यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं। और अम्मू बार बार अपने जीवन के बारे में बता रही होती है, और जब लड़की, तुम्हारी जैसी लड़की, जब कुछ छात्र हैं, जब अम्मू की बात को कई बार अनसुना कर देती हैं, तो कहती है सुनो, यहां से जाने के बाद बताने नहीं आऊंगी दोबारा। यह जान लो जो मैं सूत्र अनुभव का दे रही हूं, ये वह निर्णायक सूत्र है जिसके बीच तुम्हें जीना है। और सूत्र क्या दिया? कभी झुकना मत, कभी रुकना मत, अपनी स्वाधीनता से समझौता मत। यह यानी बीमार और बूढ़ी माँ अपनी बेटी को लगातार संदेश दे रही है। और इसके न केवल लेखन के माध्यम से इसे उन्होंने खड़ा किया, बल्कि उन्होंने लिखा भी अपने वैचारियों में। कारापित सजग आलोचनात्मक विवेक के दायरे में वो आगे बढ़ती है, लिखती भी है और लिखे हुए को बताती भी है। ये कृष्णा सोबती लिख करके पन्ने नहीं भरती, लिख करके बताती भी है कि वो लिख क्या रही है। कहती है लेखन महज लिखना नहीं होता, वो भिड़ना है, संघर्ष करना है और उगना है अपनी स्वाधीनता के साथ, अपनी चिंताओं के साथ और अपने स्वाभिमान के साथ। तो लेखन मतलब केवल लिखना नहीं है, बल्कि भिड़ना है, संघर्ष करना, उगना है हर हालात में, हर स्थिति में। तो तुम्हारे लिए, तुम बच्चियों के लिए ही संदेश है कि तुम कहीं भी रहो, केवल तुम्हारे जीवन को तुम्हें जीना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, भिड़ना है और हर हालात में, चाहे वो डाल्टनगंज की यह मिट्टी हो, चाहे रांची की मिट्टी हो, या बनारस की मिट्टी में भेजो या दिल्ली की मिट्टी में, तुम्हें हर जगह उगना है। कई बार स्थितियां विपरीत होंगी, वहां भी तुम्हें जपना और उगना है। ये जो अपने
अपने जो पुरखे होते हैं, जो अपनी जो लेखक होते हैं, आपके अपने लेखक, वह यहाँ से आपको बहुत प्रभावित करते हैं और बड़ी मूल्यवान विरासत छोड़ जाते हैं। और यह जो अवसर आता है, इन्हीं स्थितियों को, इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए है। और विश्व पीछे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह बैठे हुए, वो अंग्रेजी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। पिछली मुलाकात में क्या अंग्रेजी और क्या हिंदी दोनों के मतलब जिसे कहते हैं स्कॉलर की टीम, आप उनको अपने सर को अगर नहीं जानते तो दुर्भाग्य है। इतना वेल रेड व्यक्ति, उनको लिए मैं बता रहा था, उनके माध्यम से कह रहा था कि जो F.R. लेविस विश्वविद्यालयों की संरचना की बातें कर रहा था, वह यही भूमिका थी। वो बताना चाहता था कि नई पीढ़ी तक साहित्य का संस्कार कैसे विकसित हो, वह बीज कैसे बोया जाए। और यह हम शिक्षकों का दायित्व है, हम लेखकों का दायित्व है, हमारे मीडिया कर्मी का दायित्व है कि वे किसी न किसी माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचे, इन बातों को पहुँचाएं। क्योंकि शब्द केवल, साहित्य के शब्द केवल अर्थ नहीं होते, वह विराट संस्कृति के श्रेष्ठ बोध भी होते हैं। और जब आप उन सांस्कृतिक बोध से आप जुड़ते हैं, तब आपके भीतर नवाचार और सृजनात्मकता का बीज अंकुरित होता है, जो आगे चल के पल्लवित पुष्पित होता हुआ वृक्ष बन जाता है। तो ये जो वृक्ष के बनने की प्रक्रिया है और सृजनात्मकता के बीज के अंकुरित होने की प्रक्रिया है, और उसके लिए ही ये सब सारे आयोजन हैं। इन आयोजनों को हमें इन आयोजनों से हमें जुड़ना चाहिए। आपको केवल इन व्याख्यान तो बहुत कम होते हैं। आप में जो सोशल मीडिया के छात्र जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादातर फेसबुक, ट्विटर, मैं बार बार कहता हूँ कि आप इनसे होकर के इनके नॉलेज को, इनके जो सकारात्मक ज्ञान जो यहाँ से मिलता है उनको लीजिए। वहाँ चैटिंग और चीटिंग में मत फंसिए, नहीं तो उसमें सिवा बर्बादी कुछ नहीं मिलेगा। न चैटिंग करिए न चीटिंग करिए। आप देखिए कि जिनको भी पढ़ना चाहते हैं जिस साहित्य को, सारा के सारे उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, उनका साहित्य ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। आप पढ़ के देखिए तो सही। आप दादी अम्मा कहानी पढ़िए ना इनकी, कृष्णा सोबती की। आप जो है सिक्का बदल दिया कहानी पढ़िए ना। आप छोड़िए पतला उपन्यास लेकिन जिंदगी नमाज बहुत मोटा, पहले ही समझ में नहीं आएगा, तो उसको कई बार 2 या 3 बार जब हम लोग पढ़ते तब समझ में आया, तो तुम्हारे तो बस का नहीं। लेकिन तुम जो है जरा सा सूरजमुखी अंधेरे में पढ़ो, जो 120 पेज का वो लंबी कहानी के रूप में उपन्यास छपा था, लंबी कहानी के रूप में, तब पता चलेगा कि शब्द का संस्कार कैसे विकसित होता है। तो आज का ये आयोजन आपके भीतर अगर शब्द के संस्कार को विकसित करने में सफल रहा, तो निश्चित रूप से इस आयोजन की सार्थकता है, और यही किसी भी आयोजन की चरितार्थता होती है। इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए मैं इस विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर विभा के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने यह अवसर दिया कि आपसे हम संवाद कर सकें। यह कार्यक्रम भी बहुत 2 दिन पहले तय हुआ। जब आपको पता चला कि मुझे रांची से इसी मार्ग से बनारस जाना है, तो एक प्रस्ताव दिया, मुझे लगा ये तो अच्छी चीज़ है। इसके पहले मैं आकर के यहाँ के शिक्षकों से बहुत प्रभावित रहा। और इतना ही नहीं, एक हमारे बड़े ही परम मित्र हैं और अनुज हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र, इसी महाविद्यालय में पढ़ा चुके थे, जो अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। उनसे अक्सर मैं हालचाल यहाँ का लेता रहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो कई बार कल उनसे मैं बात में कह रहा था कि आप तो अपनी अनुपस्थिति में ही डांटेंगे जो उपस्थित है, क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षक आपके रहे जो थोड़े समय रहे, लेकिन वो अपना एक तरह का गुल खिला के यहाँ से चले गए और बड़ी चेतना के निर्माण में आज से लगे हुए हैं। लेकिन आज के दिन वैसे गुरु, ये प्रोफेसर ये बैजनाथ राय जी बैठे हुए हैं, इनके कार्यकाल को याद कीजिए। तो अब वो विभाजित की कंधों पर जिम्मेदारी है। इसके पहले हमारे मनोरमा जी थी। तो कहने का से कि देखिए, समस्याएं हर जगह है। छोटे और बड़े न विभाग होते हैं न विश्वविद्यालय होते हैं। छोटा और बड़ा केवल मनुष्य का दिमाग होता है। आपको नहीं करना है तो आप, अब यहाँ तो मैं कहने क्या नाम लूँ, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति पूंजी आती है, हजारों करोड़ का बजट आता है, उन्होंने तो नहीं याद किया। वो तो चाहते तो 25-50 लाख में खर्च कर, लेकिन उन्होंने याद नहीं किया।
मुझे तो मालूम, मुझे तो नाम नहीं, गिनती के 3 या 4 कार्य इसको शामिल कर लीजिए तो गिनती के 4 आयोजन हुए, 4 या 5, एक आध वाली ये है। और विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की और राज्य विश्वविद्यालय की संख्या देख लीजिए तो हजारों में। आप बताइए कहाँ क्या हो रहा है। इस विश्वविद्यालय विभाग के पास तो कोई बजट भी नहीं, इसकी तमाम तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं, लेकिन एक जीवट चाहिए। कृष्णा सोबती उस जीवट की रचनाकार थी और इसी नाते बार बार नई पीढ़ी से कहती हैं कि जहां भी रोप दिए जाओ वहीं उगने की कोशिश करो। हर मिट्टी तुम्हारे लिए जलखेज, हर मिट्टी तुम्हारे लिए जलखेज होनी चाहिए। मिट्टी के समक्ष समझौता मत करो, मिट्टी के सामने मत झुको, मिट्टी के सामने तुम सरेंडर मत करो, बल्कि मिट्टी को अपने अनुकूल बना लो। मिट्टी के अनुकूलन का शिकार मत हो, उस मिट्टी को अपने अनुकूल बना लो। मुझे लगता है कि मेदिनीपुर के इस विश्वविद्यालय के हिंदी भाग में जो आयोजन हो रहा है, यह आपके भीतर की जो सुसुप्त प्रतिभा है उसको जगाने में मददगार होगी। और प्रेमचंद भी यही कहते थे, उसी प्रेमचंद की परंपरा में ये लेखिकाएं लेखक हैं कि साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है मनुष्य के भीतर सोए हुए देवत्व को जगाना। आप सबके भीतर प्रतिभाएं हैं, उसे केवल परखना है और पहचानना है और शब्द देना है। शब्द देकर के तो देखिए, और जिस दिन आपके हाथ में कलम आ जाएगी और सर्जक की आंख आ जाएगी तो पूरी धरती अपनी है। याद करो संस्कृत का वो महान श्लोक, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। वो बात तो कही गई कविता को लेकर, लेकिन समग्र सर्जक के लिए है कि अपारे काव्य संसारे कवि, तुम साहित्यकार अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हो। जैसा वस्तु को भविष्य में देखना चाहते हो, प्रजापति हो, वैसा तुम बता देते हो, क्योंकि तुम ही बता सकते हो ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा है। या ब्रह्मा बताने नहीं आए थे, राम कैसे राम है, या राम बताने नहीं आए थे। यह तो सर्जक की आंख ने बताया था, जिसमें वाल्मीकि है, व्यास है और आगे चल के श्रेष्ठ महान लोग हैं। ये सब लेखक थे, साहित्यिक बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने गढ़ा है हमारे देवताओं को अपनी प्रतिभा से, अपनी आभा से। आप भी अपने समय के देवता को गढ़ सकते हो। आपके समय के देवता ये अवतारी लोग नहीं हैं। आपके समय के देवता कौन होंगे? वे छोटे छोटे लोग, लघु और कृषकाय लोग, जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, संघर्षशील हैं, वे हैं। इसी नाते कृष्णा सोबती ने बार बार कहा है कि तुम्हें सीता और सावित्री नहीं बनना है, तुम्हें ज्ञान पिपासु और श्रम साध्य बनना है। तुम्हें किसी का निमित्त नहीं बनना है, तुम्हें किसी की नियति नहीं बननी है, तुम्हें खुद का नियंता बनना है। तो नियति मत बनना, नियति के सामने झुकना मत, अपना खुद का नियंता बनना, अपना खुद का मालिक बनना। और खुद के मालिक बनने पर जो सुख होता है, उससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं। यही साहित्य का संसार है, यही कृष्णा सोबती का हमारे लिए आज के समय में प्रदाय है। 100 वर्ष पर, उनके ठीक 100वें वर्ष पर अगर हम यहाँ उनको याद कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस पूरे, एक बार पुनः इस पूरे विभाग को, इस पूरे विश्वविद्यालय परिवार के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।